साथियों नमस्कार। आज फिर हम प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता सिलेबस की अगली कड़ी के रूप में नदियों के कार्यों को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ा। हालांकि नदियों के कार्य हम पढ़ें उससे पहले अनाच्छादन प्रक्रम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैं अनावश्यक तौर से जो आपका भार है सिलेबस का वो नहीं बढ़ाना चाहता। बीच बीच में मैं उन कड़ियों को जोड़ता हुआ चलूँगा और आपसे वादा करता हूँ कि हमारे पास जो अनाच्छादन प्रक्रम हैं, या मैं यूँ कहूँ कि समतला स्थापन की शक्तियाँ जो हैं या बाह्य बल जिनसे जो आंतरिक बलों से उचावच पैदा हुए हैं, उनको समतल करने का कार्य जो है बाह्य बलों के हाथ में होता है। तो ये बाह्य जो बल हैं उनमें केवल आपके सिलेबस में 3 बल लगते हैं, जिनमें नदी के कार्य हैं या ग्लेशियर के कार्य हैं या फिर वायु के कार्य हैं। वैसे क्रास्ट प्रदेश, समुद्री लहरें, परिहिमानियाँ ये भी महत्वपूर्ण समतला स्थापन की शक्तियों के रूप में हैं, लेकिन हम केवल 3 पे बात करेंगे। फिर कई बार कमेंट्स में सर आप सर के नंबर देना या उनसे मुझे बात करनी है। फिर कईयों के ये मैसेज आते हैं कि सर आपने कहा था कि भाई टेस्ट सीरीज़ कब शुरू कर रहे हैं आप। तो मैंने आपको बता दिया था कि 25 जनवरी को हम टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और पहली कड़ी में 25 क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको देने होंगे। और ये सिलेबस आपके लिए इस टेस्ट के लिए रहेगा, वो होगा आपके लिए प्रथम 2 टॉपिक, जिनमें एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और दूसरा चट्टान है। दोबारा फिर सुन लें, चट्टान और पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोनों टॉपिकों में से 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये हमारे सिलेबस में टेस्ट सीरीज़ का पहला कदम होगा और कंटिन्यू प्रत्येक 2 दिन बाद छोटे टेस्ट होते रहेंगे और आगे से आगे हम सिलेबस को फॉलो करते रहेंगे। फिर कुछ जो पुराने और नए स्टूडेंट हैं कहते सर ऐप कब आएगा, ऐप पे क्लासें कब मिलेगी, टेस्ट कैसे लोगे, किस तरह के, ये सारे सवाल ना करो तो भला होगा। बात सीधी करते हैं हम टॉपिक पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको खूब मज़ा आने वाला है, क्योंकि इतना आसान टॉपिक है कि इनको हम एक सीरियल वाइज याद करते जाएंगे। अब बात करते हैं हम नदी के कार्यों पर। किस पर बात करते हैं? नदी के कार्यों पर। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आप SMS छोड़ सकते हो किसी भी समस्या को लेकर या किसी भी अपने सवाल से संबंधित। और फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब दे दूंगा। कॉल ना करें तो ही ठीक है, क्योंकि स्कूल समय में भी व्यस्त रहते हैं, तो स्कूल समय में तो बिल्कुल ना करें। उसके बाद बहुत आवश्यक हो तो आप बात करें। हाँ, बात आती है नदियों के कार्य की। वर्क ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों के जो कार्य हैं ये समतला स्थापन की मुख्य शक्तियों में से एक हैं। और इसको मैं शुरू करूं उससे पहले कुछ जानकारियां जो हैं वो मैं आपको दे दूं। नदियों के लिए सेलिसबरी ने एक बहुत ही सुंदर सी बात कही थी, और वो बात ये थी कि नदियों का प्रमुख कार्य है कि पर्वतों को समुद्र तक लेकर जाना। दोबारा फिर सुने, सेलिसबरी ने एक जो बात कही बड़ी गजब की थी कि नदियों का प्रमुख कार्य है कि पर्वतों को समुद्र तक लेकर जाना, पर्वतों को समुद्र तक लेकर जाना। और नदी अपर्दन चक्र की जो संकल्पना थी, या जिसको मैं भौगोलिक अपर्दन चक्र कहूँ या इसको सामान्य अपर्दन चक्र कहूँ, तो वो डेविस महोदय ने दी थी। अमेरिकन विद्वान था और अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन करने वाला विलियम मॉरिस डेविस था, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था ज्योग्राफिकल एसेज, जो कि 1889 में इनकी ये बुक प्रकाशित हुई थी। इस बुक में सबसे पहले इन्होंने भौगोलिक चक्कर
या सामान्य अपर्दन चक्र जो नदियों से संबंधित था उसकी विस्तृत व्याख्या की थी और एक त्रिकुट दिया था, एक त्रिकुट दिया था। और ये बारी बारी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये त्रिकुट क्या था कि भू आकृतियां, समय, अवस्था और संरचना का प्रतिफल है। दोबारा फिर सुन लें इस बात को कि उन्होंने भू आकृतियां जो हैं जितनी भी हमारे धरातल पर, वो संरचना, त्रिकुट है ये, संरचना, परक्रम और अवस्था का, अवस्था यानी कि समय, टाइम। यहां ध्यान दे लें कि ये डेविस का जो त्रिकुट है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि डेविस के अनुसार भू आकृतियां जो है वो संरचना, परक्रम और अवस्था का परिणाम है, प्रतिफल है। तो सीधी बात, संरचना का मतलब है कि वो चट्टान कैसी है, पर्वत, पठार या मुलायम, कैसी भी। और परक्रम का मतलब यहाँ ये आता है कि वो प्रोसेस जिनसे उनके ऊपर अपर्दन कार्य किया जाना है। जैसे पर्वतों के लिए हो सकता है कि वो ग्लेशियर हों, ऊपर वाली चोटियों के लिए, नीचे वाले स्थानों के लिए हो सकता है कि नदियां हों, समुद्री किनारों के लिए वो हो सकता है कि लहरें हों, या जो क्रास्ट प्रदेश है, चुना प्रदेश है, उनके लिए क्रास्ट प्रोसेस या वर्षा का जल हो सकता है, या अगर मरुस्थल है तो उसके लिए परक्रम हो सकता है वायु द्वारा। तो इसका मतलब डेविस ने 1889 में ज्योग्राफिकल एसेज में जो अपना अपर्दन चक्र सिद्धांत दिया था उसको भौगोलिक अपर्दन चक्र या सामान्य अपर्दन चक्र के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने 1899 में नदी अपर्दन चक्र की संकल्पना दी थी, जिसमें नदी की 3 अवस्थाओं में अपर्दन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से समझाया था। लेकिन यहाँ हम अपर्दन चक्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे सीधा सा नदी के कार्यों पर। तो नदी के कार्यों पर हम बात करें उससे पहले हम जान ले कि नदी की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी? 3 अवस्थाएं होती है। जैसा कि हमारे जीवन की अवस्था है, ठीक उसी तरीके से ये अवस्थाएं जो है नदियों में भी पाई जाती है। अगर मैं जेम्स हटन की बात करूं तो उन्होंने 1785 में कई बातें बोली जो बारी बारी एग्जाम्स में रिपीट होती है, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी दोहरा दूं। उन्होंने जो बात कही थी कि पृथ्वी के इतिहास में जो चक्रीय व्यवस्था है चट्टानों की, उसको उन्होंने एक रूपतावाद की संज्ञा दी थी। दोबारा ध्यान दें इस बात पे, जेम्स हटन ने एक रूपतावाद की संकल्पना में ये बताया था कि जो भी धरातल पर चट्टानें हैं वो चक्रीय रूप का प्रतिफल है, यानी कि मैं यूं कहूं कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये बात उन्होंने कही कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी जो भी आज आपको चट्टानें दिखाई दे रही हैं ये पूर्व में कुछ अलग रूपों में थी। तो इसका मतलब वर्तमान जो भी है वो भूत की कुंजी है। या फिर उन्होंने कहा कि ना आदि का पता है ना अंत का भविष्य है। दूसरी लाइन इनकी महत्वपूर्ण है, ना आदि का पता है ना अंत का भविष्य है। या फिर इन्होंने जो चट्टानों के इतिहास की चक्रीय अवस्था जो थी उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया कि समस्त जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी के इतिहास के पृष्ठ है। समस्त जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी के इतिहास के पृष्ठ हैं। ये बात जेम्स हटन ने कही थी, जिसकी 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक तो ये जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी के इतिहास के पृष्ठ हैं, दूसरी न आदि का पता है न अंत का भविष्य, और तीसरी वर्तमान भूत की कुंजी है। ये जेम्स हटन ने अपनी चट्टानों की चक्रीय संकल्पना में या एक रूपतावाद सिद्धांत में दी थी, और बात ये 1785 की है। तो बात शुरू करते हैं अपने इस मुद्दे पे कि नदी की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? प्रथम अवस्था हमारे पास है युवा अवस्था। कौन सी अवस्था? युवा अवस्था। युवा अवस्था सामान्यतः नदी की जो युवा अवस्था है उसमें उसका वेग तीव्र होता है और ढाल भी तीव्र होता है, और कटाव जो होता है वो अधोमुखी होता है। दोबारा ध्यान दें, मैं निश्चित आपको कर दूं कि आपको आनंद आने वाला है। याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं। तो युवा अवस्था में अधोमुखी का मतलब लंबवत जो है इसमें कटाव होना शुरू होता है और वेग बहुत तीव्र होता है, और टूल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपर्दन का कार्य करते हैं। अब बात आती है प्रौढ़ावस्था की।
प्रौढ़ावस्था की बात यानी कि नदी के ये मिड का काल होता है अपर्दन चक्र का। तो प्रौढ़ावस्था में नदी जो होती है उसका वेग कम पड़ जाता है और टूल्स जो होते हैं बड़े वो पर गिरिपदों में रह जाते हैं और इसके साथ छोटे कंकड़ पत्थर जो है वो नदी जो होती है मैदान में उतर जाती है और अपना जो अपर्दन कार्य है वो जारी रखती है। लेकिन वृद्धावस्था में जो नदी है उसकी गति या वेग जो होता है वो बहुत ही क्षीण हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और नदी का जो पानी होता है वो फैल जाता है, बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है या फिर नदी का जब भी समुद्रों में विसर्जन होता है तो फिर अलग अलग सतलाकृतियाँ बनती है जिनके ऊपर हम बात करते हुए चलेंगे। तो नदी की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं हैं। एक युवावस्था जब नदी पर्वतों से पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, जहाँ से जल संभर होता है नदी का, जहाँ से वो जल एकत्रित करके और चलना शुरू करती है। यहाँ बहुत छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि ये अक्सर जो है शायरियों में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मैं उनके ऊपर बात नहीं करूँगा। थोड़ा सा ज़रूर आपको जल विभाजक और जल संभर के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आप समझ गए होंगे कि ये नदी के वेग को व्यक्त करने वाला एक दौर है, एक ताकत है नदी की जिसमें नदी के वेग को परिभाषित किया जाता है। यानी वृद्धावस्था में नदी का वेग अत्यधिक क्षीण हो जाता है, जल रुक जाता है, प्रौढ़ावस्था में गति मंद हो जाती है और युवावस्था में गति जो होती है बहुत तीव्र और अधोमुखी कटाव होता है। अब बात हम करते हैं नदी के कार्यों की। किसकी? नदी के कार्यों की बात करते हैं और आनंद लीजिएगा। नदी के कार्यों में अगर हम बात करें तो 3 तरह के कार्य होते हैं क्योंकि हमारे पास 3 ही ऐसे बाह्य बल हैं जिनका समतला स्थापन की शक्तियों के साथ हम प्रथम श्रेणी में पढ़ रहे हैं और तीनों में ही ये तीनों कार्य मुख्य रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन कार्यों के लिए जो चीज़ मैं आपको अंडरलाइन करूं उसके ऊपर आपने विशेष ध्यान देना है और जिस जिस चीज़ को मैं फोकस करूं उन चीज़ों को विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे और फिर इनको अध्ययन करने के बाद आप देखोगे कि इस मटेरियल में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ समझने की चीज़ें थी। अपर्दनात्मक कार्य नदी के प्रमुख कार्यों में से एक है। क्या? अपर्दनात्मक कार्य नदी के प्रमुख कार्यों में से एक है और नदी के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य है। दोबारा ध्यान करना है इस बात पे, नदी के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो ग्लेशियर के लिए, हिमनद के लिए क्या है? हिमनद के लिए जो है वो उत्पाटन की क्रिया, उत्पाटन की क्रिया जो है वो प्रमुख कार्य है। बाकी परिवहन और निक्षेपण कार्य तो होंगे ही होंगे, है ना। लेकिन फिर भी हिमनद के लिए उत्पाटन की क्रिया है। वहीं मुख्य वायु के लिए जो कार्य है, ध्यान करना इस बात पे, वायु के लिए मुख्य जो कार्य है वो है अपवाहन। अपवाहन यानी कि लटकाकर, घसीटकर या फिर जो लुढ़काकर जो प्रक्रिया की जाती है यानी कि टूल्स को अपने साथ हवा बहा के लेके जाती है तो उसको अपवाहन कहते हैं। तो दोबारा ध्यान दें कि नदी के कार्यों में अपर्दन कार्य मुख्य है, अपर्दन कार्य मुख्य है। तो यहाँ बात अपर्दन कार्यों की अगर आती है तो पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होगा कि अपर्दन और अपक्षय में अंतर क्या है। तो पहले मैं ये बता दूं आपको कि जब अपर्दन कार्य होता है यानी कि जितने भी नदी के अंदर टूल्स, अब यहाँ टूल्स का मतलब अवसादों से लिया गया है। अवसादों में कंकड़, पत्थर, मिट्टी और बड़े और छोटे टुकड़े एक साथ हो सकते हैं और ये रेगमाल की तरह अपर्दन के कार्यों को अंजाम देते हैं, अपर्दन के कार्यों को अंजाम देते हैं। तो परिवहन कार्य जो है वो है नदी के वेग के साथ इन टूल्स का बह जाना और अन्यत्र कहीं डिपॉजिट हो जाना, निक्षेपित हो जाने की प्रक्रिया। जहाँ से ये शुरू होते हैं वहाँ से कहीं अन्यत्र डिपॉजिट होने तक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। बाद में आती है निक्षेपात्मक कार्य। ये सभी बाह्य बलों में या समतला स्थापन की शक्तियों में निक्षेपात्मक कार्य भी महत्वपूर्ण सतलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो निक्षेपात्मक का मतलब है डिपॉजिट कर देना या जितने भी टूल्स हैं उनको किसी गहरे स्थान पर, नीचे स्थान पर फिक्स कर दिया जाता है और जो ऊपर उठे हुए भाग है वो घिसते रहते हैं और नीचे वाले भाग भरते रहते हैं और एक समय के बाद ये जो है समतला स्थापित हो जाते हैं, पूर्णतः समतल की स्थिति पैदा हो जाती है। तो निक्षेपात्मक कार्य भी नदी के प्रमुख कार्य है। अब यहाँ बात ये आती है कि मैंने कहा कि अपर्दनात्मक कार्य नदी के प्रमुख कार्य है, जैसा कि सेलेस्ब्री ने दोहराया था कि नदियों का प्रमुख कार्य है कि पर्वतों को
समुद्रों तक लेके जाना। अब यहाँ पर्वतों को समुद्रों तक लेके जाने की जो प्रक्रिया है उसमें अपरदनात्मक जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है। और अगर हिमनद के लिए कहें तो उत्पाटन प्लकिंग की जो प्रक्रिया है वो ये है कि वो चट्टानों को तोड़कर अपने साथ लेके जाती है। और वायु में अपवाहन मुख्य कार्य। अगर तीनों कार्य दे कि नदी का मुख्य कार्य है तो अपरदनात्मक कार्य है, और अगर हिमनद में दे तो उत्पाटन कार्य, और अगर वायु में दे तीनों कार्य तो मुख्य कार्य क्या है? अपवाहन कार्य है। अब हम इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दें कि अपरदनात्मक कार्य से पहले दो प्रोसेस जो है मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि बात समझ में आ जाए। अनाच्छादन प्रक्रम, कौन सा? अनाच्छादन प्रक्रिया जो है इसको थोड़ा सा समझ लें। अनाच्छादन प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लें। इसमें दो चीजें आती हैं। दो चीजें क्या आती हैं? एक तो आता है अपक्षय, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, अपक्षय, और एक आता है अपर्दन। थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। रीट एग्जाम 2016 में सीधा सीधा पूछा था कि समतला स्थापन की सामूहिक शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो अनाच्छादन प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनाच्छादन का मतलब है कि वो बाह्य बल जिसमें अपक्षय और अपर्दन की दोनों क्रियाएं जो है वो पैरेलल चलती रहती हैं, और इससे जो है वो पूरा का पूरा समतला स्थापित हो जाती है। तो एक अगर बात हम जान लें तो बहुत ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी कि किसी चीज़ का उत्थान हुआ ही पतन के लिए है, किसी का जन्म हुआ ही मरने के लिए है, किसी को जीत मिली हारने के लिए है, किसी का हारना ही जीत है। तो ये एक चक्रीय व्यवस्था है जीवन की। और ये नदी के जीवन की अगर हम बात करें तो ये एक चक्रीय प्रतिफल के रूप में जो नीचे स्थान है, भूसनतियाँ हैं, उनको नदियाँ अवसादों से भरती रहती हैं, और फिर वो अवसादों में संपीड़न होने के कारण, क्षैतिज गतियों के कारण वापस मलबा जो है ऊपर उठकर मोड़दार पर्वतों की रचना होती है। और जब मोड़दार पर्वतों की रचना होती है, उत्थान हो गया, तो फिर वही काम नदियाँ पुनः लग जाती हैं उसको समतला स्थापित करने में। तो अपक्षय, अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्थैतिक है। स्थैतिक का मतलब है इसको तद स्थाने या फिर इसको अवस्थाने भी कह दिया जाता है। यानी अपक्षय का मतलब है किसी भी चट्टान का अपनी जगह पर कमजोर होकर वो टूटते रहना। यानी कि ये ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, तुषार हो सकता है, या फिर रासायनिक प्रक्रिया से भी ऐसा हो सकता है कि जैसे कार्बोनेटीकरण है, जलायोजन है, यानी कि हाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं, या फिर हो सकता है कि ऑक्सीकरण है। ये ऐसी प्रक्रियाएं जिस तरह की चट्टान है उनके ऊपर ये काम होता रहता है। तो मैं अगर बात करूं चट्टानों का अपनी जगह पर ही कमजोर होकर टूटते रहने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। यानी कि शब्द ही ऐसा दिया है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब है मौसमिक परिवर्तनों के कारण चट्टानों का कमजोर हो जाना। ये सवस्थाने या स्थैतिक प्रक्रिया तो है ही है। तदस्थाने या सवस्थाने या अवस्थाने एक ही शब्द है जिनको बारी बारी आरपीएससी ने अलग अलग नामों से पुकारा है। तो इसको तदस्थाने या अवस्थाने या अपस्थाने या फिर स्थैतिक जो प्रक्रिया है वो हम कह सकते हैं। अब ये तीन तरह का होता है। थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि बात और ज़्यादा समझ में आ जाए, क्लास लंबी हो जाए कोई बात नहीं है। अपक्षय जो है वो तीन तरीके का होता है। एक भौतिक अपक्षय जो हर एग्जाम में पड़ा रहता है। कौन सा? एक जो पहला पार्ट है इसका वो है भौतिक। भौतिक अपक्षय आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। इसको हम लोग अपपतरण या इसको अपदलन या इसको अपसल्कन या इंग्लिश में एक्सफोलिएशन कहते हैं इसको, है ना। एक्सफोलिएशन। तो कहने का मतलब
ये भौतिक अपक्षय का मतलब है कि ताप, दाब, तुषार। तुषार की प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब जल जो होता है या जो नमी होती है पर्वतों की दरारों में, उनका हिमांक बिंदु से नीचे चले जाना और वो रात्रि को दरारों में जमती रहती है और दरारों को चौड़ा करती रहती है। तो भौतिक अपक्षय में ताप, दाब, तुषार की प्रक्रिया या वर्षा जल की वजह से जो चट्टानें होती हैं वो ऊपरी भाग जो होता है वो कमजोर होता रहता है। प्याज के छिलके की भांति ऊपर से जो चट्टान होती है वो कमजोर हो जाती है और वो अपर्दन के कारकों द्वारा, दोबारा ध्यान देना इस बात पे, अपर्दन के कारकों द्वारा, जो जिसमें वर्षा जल हो सकता है या शुष्क प्रदेशों में हम बात कर सकते हैं वायु हो सकती है या अन्य कोई ऐसा कारक हो सकता है। सॉरी, मैं मोबाइल साइलेंट कर दूं। हाँ, तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रेनाइट चट्टानों के ऊपर इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसको अपतरण, अपसल्कन या फिर अपदलन या एक्सफोलिएशन इसको कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि प्याज की भांति ये छिलके के ऊपर छिलके उतरते रहते हैं और चट्टान कमजोर होती रहती है और अपर्दन कारकों द्वारा इसे बहाकर अन्यत्र स्थापित कर दिया जाता है या अन्यत्र निक्षेपित कर दिया जाता है। तो ये तो अपक्षय की प्रक्रिया है। अब बात आती है अपर्दन की प्रक्रिया। अपर्दन का मतलब इरोजन या इरेज करना, कुतरना या काट देना। इसका मतलब इरोजन जो है वो इरेज करने से बना हुआ है। इरेज का मतलब होता है साफ कर देना, काट देना, कुतर देना। इसका मतलब जिस चट्टान के ऊपर भौतिक या रासायनिक अपक्षय हुआ, दोबारा फिर ध्यान देना, मैंने यहाँ आपको बताया कि अपक्षय 3 तरह का होता है जिसमें मैं एक अभी तक आपको नहीं बता पाया हूँ। पहला भौतिक अपक्षय और दूसरा क्या है, रासायनिक अपक्षय। रासायनिक का मतलब केमिकल प्रोसेस से क्या होता है कि चट्टानें जो होती है कमजोर हो जाती है। जैसे अगर लोहे ऑक्साइड की मात्रा वाली चट्टानें हैं तो उन चट्टानों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, कार्बोनेटीकरण यानी कि कार्बन में कार्बोनेटीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, या फिर जल द्वारा घुलने वाले जो पदार्थ होते हैं जलायोजन की प्रक्रिया हो जाती है, हाइड्रेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो ये एक रासायनिक अपक्षय है। लेकिन एक होता है जैविक अपक्षय। क्या होता है? जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय का मतलब होता है जानवर या फिर पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की जड़ों से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर जैसे चूहे हैं या जो मांद में या बिलों में रहने वाले जानवर हैं वो चट्टानों को नीचे से खोदते रहते हैं और उनको बाहर निकालते रहते हैं जब भी जल की क्रिया या अन्य जो वायु है उनके द्वारा उन क्षेत्रों को कमज़ोर कर दिया जाता है और फिर वो अपर्दन के कारकों के साथ बहाकर कहीं अन्यत्र स्थापित कर दी जाती है। तो कहने का मतलब भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय, ये वेदरिंग है। अब बात आती है अपर्दन, इरोजन, यानी इरेज से बना। इसका मतलब जो बाह्य बल है, चाहे वो वायु है, असंगठित जो मृदा होती है उसको उड़ाकर कहीं अन्यत्र स्थापित कर देती है, या फिर हिमनद है तो हिमनद अपने जो चट्टानी हिमानियाँ होती हैं जब वो ग्रेविटी फोर्स के कारण, गुरुत्व बल के कारण नीचे खिसकती है तो रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़कर अपने साथ ले आती है। तो इसका मतलब ये अपर्दन का कार्य है, इरेज करने का कार्य है, कुतरने का कार्य है, तोड़ने का कार्य है। या फिर इन कार्यों में अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो कमजोर चट्टानें हैं उनको बहा ले जाना, साफ कर देना, ये काम है अपर्दन कारकों का। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? नदी के अपर्दन कार्यों की बात कर रहे हैं। और अपर्दन कार्य जो नदी के होते हैं वो मैं बात कर चुका हूं कि 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। यानी कि अपर्दनात्मक कार्य पहले नदी अपर्दन करती है और फिर नदी क्या करती है? परिवहन करती है, उन चीज़ों का, टूल्स का परिवहन करती है और फिर उनका निक्षेपण करती है, उनको डिपॉजिट कर देती है। तो आइए करते हैं बात, लेते हैं मज़े। बहुत आसान काम है नदियों के प्रोसेस को समझना, और अगर मैं इसको समझाऊं तो एक एक चीज़ को स्पष्ट करता हुआ चलूँगा। फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई तो फिर कमेंट में बता देना। हम बात करेंगे किसकी? नदियों के पहले अपर्दनात्मक कार्यों में। यहाँ मैं आरपीएससी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक उन प्रश्नों को समाहित करते हुए चलूँगा ताकि कहीं भी किसी भी किताब में कोई ऐसी चीज़ छूट न जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए कहीं कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे किरण है, चाहे वैकल्पिक भूगोल है, चाहे एसके ओझा है, या जितनी भी तमाम सविंदर सिंह है, उनका एक निचोड़ यहाँ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है, ये कोई पर्वत है, ये पर्वत है और मैं आराम से इस चीज़ को यहाँ तक लेके आता हूँ। ये समुंदर है, ये
समंदर है और ये पर्वत है। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये छोटे से शब्द हैं जो 11वीं के एनसीईआरटी में दे रखे हैं। कई बार विद्वान होते हुए भी हमें ये बातें समझ में नहीं आती कि एक शब्द आता है जल संभर, जल संभर, या एक बात आती है जल विभाजक, जल विभाजक। दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन जगह एक ही है। दोनों का अर्थ अलग अलग है लेकिन जगह एक ही है, बस समझने की जरूरत है। जल विभाजक का मतलब होता है कि वो पिन पॉइंट जहां से नदियों का जल विभाजित होता है, यानी कि वर्षा जल या ग्लेशियर से पिघला हुआ जल जो होता है 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उस पिन पॉइंट को हम लोग कहते हैं जल विभाजक। जैसे मैं यहाँ एक छोटी सी श्रेणी बना देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर यहाँ ग्लेशियर है तो ये एक पिन पॉइंट है जहाँ से कोई नदी इधर आ रही है और कोई नदी इधर आ रही है। यह हमारी एक चट्टानी संरचना है। इसका मतलब ये जो पिन पॉइंट है वो क्या है, जल विभाजक है। क्या है, जल विभाजक है। लेकिन जल संभर जो शब्द है इसका मतलब होता है कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, यानी कि जहां से नदी अपना जल ग्रहण करती है। नदी जब जल ग्रहण करती है जल संभर उसको हम कहते हैं, लेकिन वो जगह वही होती है जहां से नदी का जल विभाजन होना शुरू होता है। मान लीजिए ये गंगा नदी है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, और ये जो है हमारी सतलज नदी है या सतलुज नदी है। तो सतलुज नदी के लिए जो कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर है वो ये है और गंगा के लिए ये है। इसका मतलब यहाँ से वो एक कतरे के रूप में, फिर एक दरिये के रूप में, फिर एक सहायक नदी के रूप में, छोटी नदी के रूप में, फिर बड़ी नदी के रूप में, और आखिरकार एक बड़े तंत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाती है नदी। ध्यान दें, कतरा, छोटा सा कतरा, यानी कि बहुत कम पानी की मात्रा होती है, इसको हम झरना कह सकते हैं, छोटा सा। फिर उसके बाद दरिया बनता है। दरिया का मतलब खुला बहता हुआ पानी जिसकी दिशा निश्चित ना हो, और उसके बाद वो किसी एक छोटी सी नदी धारा के रूप में बहने लगती है, और फिर नदी धारा के रूप में उसे हम सहायक नदी कहते हैं। फिर कई सहायक नदियाँ बन के एक बड़ी सहायक नदी बनाती है, और फिर वो सहायक नदी मूल किसी नदी तंत्र का हिस्सा हो जाती है, जैसे गंगा नदी तंत्र। तो गंगा एक बहुत बड़े विशाल रूप में है। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि जल संभर वो जल विभाजक वाला इलाका है जहाँ से किसी नदी द्वारा किसी जल को अपने साथ एकत्रित करके आगे बहाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, यानी कि जल संभर। बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस पर्वत श्रेणी पर और बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। सच्चाई ये है कि आदत पड़ी हुई है, क्योंकि क्लासों में ये डिजिटल बोर्ड है, क्लासों में तो सीधा डस्टर लिया और साफ़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जो है ये प्रोसेस रहती है डिजिटल। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अपर्दनात्मक कार्यों की। पहला कार्य है हमारे पास अपर्दनात्मक। अपर्दनात्मक जो कार्य है उससे बनने वाले स्थल रूप हैं उनके ऊपर हम बात करते चलेंगे, और जो स्थल रूप बनेगा वो मैं यहाँ साइड में दिखाता चलूँगा ताकि बात आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ये कोई जल विभाजक है जहाँ से कोई नदी अपना जल जो है वो लेकर आती है। जब जल लेके आती है तो देखिए तीव्रता कितनी है, ढाल प्रवणता, दोबारा ध्यान देना इस बात पे, ढाल प्रवणता बहुत तीव्र है। अब ये जो प्रवणता शब्द होता है उसका मतलब होता है उत्तरोत्तर कमी की तरफ। दोबारा ध्यान देना, ये ज्योग्राफिकल जो वर्ड है प्रवणता, या एक वैज्ञानिक शब्द है प्रवणता। प्रवणता का मतलब है कि उत्तरोत्तर कमी, जैसे दाब प्रवणता यानी कि दाब में होने वाली उत्तरोत्तर कमी, या ढाल प्रवणता वो ढाल में होने वाली उत्तरोत्तर कमी। तो बात यहाँ आती है कि ढाल प्रवणता बड़ी तीव्र है, और ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो नदी होती है वो क्या बनाती है, यहाँ पर वी आकार की घाटी बनाती है। क्या बनाती है? वी आकार की घाटी बनाती है। यानी नदी का वेग इतना तीव्र होता है कि उसके अंदर जो टूल्स होते हैं वो तली को रगड़ते हैं, यानी कि मैं इसको कहूँ अधोमुखी अपर्दन होता है, एकदम सीधा लंबवत नीचे की तरफ अपर्दन होता है, क्योंकि वो जो टूल्स होते हैं इस संकरे रास्ते से जब गुजरते हैं तो वो रेगमाल की तरह चट्टान को बहुत जल्दी काट देते हैं। तो वी आकार की घाटी बनती है। कहाँ पर? यहाँ मैं लिख रहा हूँ वी आकार की घाटी।
सबसे पहले वी आकार की घाटी बनती है, फिर उसके बाद आई आकार की घाटी बनती है। ये थोड़ा शब्द देख लेना, आई आकार की घाटी बनती है, आई आकार की घाटी। साथियों साथ साथ नोट करते जाना, क्योंकि मैं कभी कभी मूड में आता हूं, तो अब अगर मूड में हूं तो इनको नोट करते जाना कि वी आकार की जो घाटी है उसको आई आकार की घाटी कब कहते हैं। वी आकार का मतलब बहुत ही, जो इसकी धारा होती है वो अंदर दिखाई नहीं देती। अगर हम किनारे पे खड़े हुए हैं तो बहुत ही तंग रास्ते से नदी की धारा बहुत तीव्र वेग के साथ निकलती है, बहुत गर्जन के साथ निकलती हैं। आई आकार की घाटी का दूसरा नाम मैं ले सकता हूं गार्ज। क्या? गार्ज। गार्ज को सामान्यतः हिंदी में खड्ड कहते हैं, यानी कि गड्ढा एक तरह का, या फिर हम इसके दूसरे रूप को कैनियन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कैनियन। ये एक तरह से आई आकार की घाटी है। दोबारा ध्यान कर लेना इस बात पे। आई आकार की घाटी का मतलब है कि जब ये वी आकार की घाटी जो होती है वो इस तरह से बहुत ही तीक्ष्ण और खड़े ढाल वाली और नीचे की तरफ एक गर्त के रूप में, गड्ढे के रूप में हो जाती है। और ये सामान्यतः जो गार्ज होते हैं वो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे मैं हिमालय की बात करूं, दिहांग जो गार्ज है उससे ब्रह्मपुत्र नदी बाहर निकलती है, या फिर सिपिकला जो गार्ज है उससे हमारी जो सतलज नदी है वो बाहर निकलती है। इसी तरह से सिंधु गार्ज से सिंधु नदी बाहर निकलती है। तो ये गार्ज का मतलब एक गड्ढा है जिसको हम आई आकार कह सकते हैं, आई आकार की घाटी। अब ये गड्ढा जब विस्तृत हो जाए, दोबारा ध्यान देना, मैंने गार्ज का या गड्ढा या फिर इसको आई आकार की घाटी का, अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो इसको कहते हैं कैनियन। अब कैनियन जो होते हैं वो सामान्यतः इस तरह के बहुत विस्तृत क्षेत्र हो जाते हैं, यानी कि गार्ज का विस्तृत रूप कैनियन है। यहाँ थोड़ी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि कॉलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन जो है वो विश्व प्रसिद्ध और बहुत बार आया है। कौन सी? अमेरिका की कॉलोराडो जो नदी है उसका जो कैनियन है वो सामान्यतः 30 किलोमीटर चौड़ा है। कितना? 30 किलोमीटर ऊपर से चौड़ा है, लेकिन नीचे फिर वो बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत ही संकरा रास्ता है। तो कॉलोराडो नदी जो है उसका जो कैनियन है उसको ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है और अंडरलाइन कर लें इस बात को। कॉलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन जो है कैनियन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। अब बात ये आती है कि पहले मैंने कहा आई आकार, वी आकार की घाटी, फिर आई आकार की घाटी। अभी मैं पर्वतों के ऊपर की बात कर रहा हूं, और जब पर्वतों के ऊपर नदी है तो निश्चित तौर से वो युवा अवस्था में है। युवा अवस्था का मतलब वेग बहुत ज़्यादा है उस नदी का। क्या है? वेग बहुत ज़्यादा है नदी का, और ऐसी स्थिति में वो अधोमुखी क्या करती है? कटाव करती है। अब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि चट्टान नीचे मजबूत आ गई, और मजबूत आने के कारण मैं यहाँ बना रहा हूँ कि इस तरह से नदी आई है और सीधी नीचे गिर रही है। नदी सीधी नीचे गिर रही है, इसको हम कहेंगे नदी यहाँ वी आकार की घाटी से आके और जल यहाँ गिर रहा है। इसका मतलब इसको हमने कहा वाटरफॉल, यानी कि जल प्रपात। क्या कहा? जल प्रपात कहा। दोबारा ध्यान कर लें इस बात पे कि नदी का जल जब सीधा किसी चट्टान से नीचे गिरने लगता है तो उसको हमने कहा जल प्रपात। ये भी एक अपरदनात्मक सतला करती है। अब तक जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपरदनात्मक कार्यों की बात कर रहा हूँ और पर्वतों के ऊपर युवा अवस्था की बात कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान करना इस बात पे। तो ये प्रपात बना, जल प्रपात। कई बार ऐसा होता है कि चट्टानें स्तर के आधार पर अगर हम देखें तो मुलायम कठोर ऐसे होती है। तो कई बार ये जो जल प्रपात होता है वो सोपानी प्रपात भी बन जाता है। सोपानी प्रपात का मतलब मैं यहाँ थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ। जल प्रपात एक से अधिक एक साथ बन जाए, जैसे जल यहाँ गिरता है, यहाँ गिरता है और यहाँ गिरता है, इसका मतलब इसको कहेंगे सोपानी प्रपात। क्या कहेंगे? सोपानी प्रपात। बात समझ में आ गई? जल प्रपात या सोपानी प्रपात। सोपानी प्रपात में दो या दो से अधिक बार जल जो है कंटिन्यू जो है प्रपात के रूप में गिरता है, तो उसको हम सोपानी प्रपात कहते हैं। लेकिन जब जल प्रपात से जल किसी चट्टान पे गिरता है तो एक बहुत ही अच्छी सी आकृति बनती है, जिसको हम दोनों ही
बलों के अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर नदी के साथ वी आकार की घाटी से या गार्ज से या रास्ते से कुछ टूल्स, कंकड़, पत्थर बड़े बड़े जो होते हैं वो साथ लाए जाते हैं और इस पानी के साथ ये किसी तल के ऊपर गिरते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो पत्थर होते हैं वो रेगमाल जैसा काम करते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं। जब गोल गोल घूमने लगते हैं तो तली के ऊपर, कुछ ऊपर से गिरने से तली के ऊपर खरोंच पैदा करते हैं। खरोंच पैदा करने से यहाँ जल गर्तिका बनती है। दोबारा ध्यान देना इस बात पे, क्या बनती है? जल गर्तिका बनती है। यह अभी तक अपर्दनात्मक कार्य है। क्या बनती है? जल गर्तिका बनती है। लेकिन सामान्यतः ये काम अगर वर्षों तक चलता रहे या हजारों सालों तक चलता रहे तो ऐसी कंडीशन में ये जो टूल्स होते हैं इसको और गहरा करते जाते हैं, यानी कि अंदर अंदर घोलीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज होती जाती है, ऊपर से जल गिरता रहता है। तो ये जब जल गर्तिका का विस्तृत रूप हो तो उसको हम कहते हैं अवनमन कुंड। क्या कहते हैं? अवनमन कुंड जल गर्तिका का विस्तृत रूप है। यहाँ एक बात थोड़ा ध्यान देना, कई बार जल गर्तिका जो है वो सामान्यतः मैदानी भागों में यानी कि प्रौढ़ावस्था में भी बन जाती हैं। दोबारा ध्यान कर लेना इस बात का। जल गर्तिका जो शब्द है वो सामान्यतः एक छोटे से गर्त के लिए इस्तेमाल होता है। सामान्यतः अगर हम देखें तो जो धरातल होता है, धरातल के ऊपर थोड़े बहुत तो ऊंचावच होते हैं और ऐसी कंडीशन में अगर कहीं कठोर चट्टान है, आगे मुलायम चट्टान है, तो ऐसी कंडीशन में ये जल गर्तिका जो है मैदानी भागों में भी बन जाती है। लेकिन जल गर्तिका एक छोटा भंवर होता है नदी का, और अवनमन कुंड जो है वो एक विस्तृत गर्त होता है जो ज़्यादातर प्रपातों के नीचे बनते हैं। अब जो नदी है वो थोड़ी सी और नीचे आती है। जब नीचे आती है तो यहाँ गिरिपाद में वो अपने साथ लाए गए जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको यहाँ छोड़ देती है, क्योंकि अब नदी का वेग जो है उतना तीव्र नहीं रहा जितना कि पहले उसका युवा अवस्था में था। तो यहाँ पर वो अपने कंकड़ और पत्थर जो है वो जमा करने लगती हैं गिरिपाद में। कंकड़ पत्थर जमा करने लगती हैं। जो बड़े कंकड़ पत्थर हैं जिनको नदी अब अपने साथ बहा के ले जाने में असमर्थ है तो वो यहाँ रुक जाते हैं। क्या रुक जाते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ये गिरिपाद में या जो पर्वत के पैर हैं उनके नीचे एक ऐसी सतलाकृति बनती है, इसको हम जलोढ़ शंकु कहते हैं। दोबारा ध्यान कर लेना इस बात पे, जलोढ़ शंकु कहते हैं। जलोढ़ शंकु कहते हैं। अब इसको मैं अपर्दनात्मक सतलाकृति नहीं कहूँगा, हालांकि ये आरपीएससी जो 2007 आरएएस के एग्जाम हैं उनमें भी पूछा गया कि जो जलोढ़ शंकु है, और एक शब्द और आता है, जरूरी है कि मैं आपको बताऊं उस चीज़ को। एक शब्द तो आया जलोढ़ शंकु, यहाँ अगर मैं समझाऊं तो और ज़्यादा बात आपको समझ में आएगी। एक शब्द आता है जलोढ़ शंकु, और दूसरा जो शब्द है वो आता है टालस शंकु। टालस शंकु दोनों देखने में एक जैसे से होते हैं, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे से होते हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त अंतर है। पर्याप्त अंतर है यानी जलोढ़ जैसा कि नाम से पता है कि जल के साथ लुढ़क कर आए, तो इसमें क्या होता है कि बड़े जो पत्थर होते हैं, दोबारा ध्यान करना मैं यहाँ बना रहा हूँ, बड़े पत्थर गिरी पदों के बिल्कुल पास पास होते हैं और छोटे पत्थरों को नदी दूर तक बहाकर इस तरह का बना देती है। बात समझ में आ गई आपको कि बड़े पत्थर बिल्कुल गिरी पाद में होते हैं और उससे छोटे से छोटा इस तरह से एक ऑर्डर बन जाता है, जिसमें क्या है कि आगे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और यहाँ गिरी पदों में बड़े होते हैं। लेकिन टालस शंकु जो होता है वो नदी अपर्दन कार्यों से या निक्षेपण कार्यों से नहीं बनता, ये भू संकलन के कार्यों से बनता है। भू संकलन यानी कि ग्रेविटी फोर्स के कारण पर्वतों का नीचे गिर जाना। तो इसमें थोड़ी बनावट जो है देखने में एक जैसी सी लगती है, लेकिन अंतर इसमें ये है कि गिरिपाद पर छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और जब ये ऊपर से आते हैं तो आगे जाके बड़े कंकड़ पत्थर हो जाते हैं। दोबारा ध्यान करना इस बात पे, यानी कि बड़े पत्थर लुढ़क कर काफी दूर गिरिपादों से दूर चले जाते हैं, लेकिन छोटे जो होते हैं वो रेत के ढेर की तरह गिरिपादों पर ही रह जाते हैं। इसको टालस शंकु कहते हैं। उसमें उल्टा है निर्माण की प्रक्रिया, इसमें उल्टी है, लेकिन होते दोनों गिरिपाद में है। तो टालस शंकु जो होता है वो भू संकलन की प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और जलोढ़ शंकु जो होते हैं वो किससे बनते हैं? नदी के निक्षेपात्मक कार्यों से बनते हैं। अब मैं अगर इसको मिटा दूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
अब बात आती है कि जलोढ़ शंकु पर हम बात कर रहे थे, बीच में मैंने टालस शंकु आपको बताया। तो जलोढ़ शंकु जो होता है वो क्या है कि अनेकों जलोढ़ शंकुओं के निर्मित हो जाने के कारण या जलोढ़ शंकु से जलोढ़ शंकु मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं जलोढ़ पंख। दोबारा ध्यान करना इस बात पे, ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों वाला होता है। तो इसमें क्या है कि गिरिपादों पर इस तरह से जब बहुत सारे जलोढ़ शंकु मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं जलोढ़ पंख। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख। अब ये प्रश्न जो है ना बहुत बार आया है कि जलोढ़ पंख इस बात का संकेत है कि नदी अब प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि प्रौढ़ावस्था की शुरुआत की निशानी के तौर पर जलोढ़ पंखों को देखा जाता है। आरपीएससी 2007 में, 10 में और बारी बारी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो प्रौढ़ावस्था की प्रथम जो निशानी है वो है जलोढ़ पंख। अब जलोढ़ पंखों के ऊपर छोटे कंकड़ पत्थर जो है वो भर जाते हैं। क्या भर जाते हैं? जब भर जाते हैं तो इसको हम हमारी एक भू इकाई के तौर पर भाबर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। इसी का नाम क्या है? भाबर क्षेत्र या भाबर प्रदेश कहते हैं। दोबारा ध्यान करना, ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है, यानी कि जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख निक्षेपात्मक स्थल रूप है। इसको हम एक भौगोलिक इकाई के तौर पे क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। अब जब भाबर क्षेत्र जो है उसमें से नदी लुप्त होकर निकलती है तो उसी का नाम गुम्फित नदी है। ये ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी का ही नाम, क्योंकि नदियां इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर निकलती है, इस नदी को फिर क्या कहते हैं? गुम्फित नदी कहते हैं। कौन सी नदी? गुम्फित नदी कहते हैं। और इस भाबर के आगे 10 से 20 किलोमीटर दलदली क्षेत्र होता है। उसी दलदली क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तराई प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई प्रदेश कहते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। बाबर और खादर और बांगर ये शब्द बहुत बार पूछे गए हैं आरपीएससी द्वारा। बाबर, खादर, बांगर क्या होते हैं इनके बारे में बहुत पूछा गया है। तो मैं यहाँ ये बात कर रहा था कि जलोढ़ पंख, इसी को ही हम क्या कहते हैं? ऊपर से जब सपाट हो जाता है, नीचे खोखले पत्थर होते हैं, उसको हम भाबर प्रदेश कहते हैं। और भाबर के आगे 10 से 20 किलोमीटर दलदली क्षेत्र होता है जहाँ नदी का पानी जो होता है अनेक धाराओं के रूप में बिखर जाता है, तो उसको हम तराई कहते हैं। ये दलदल के रूप में होता है। इसी जब ये भाबर प्रदेशों से नदी लुप्त होकर निकलती है तो उसको गुम्फित नदी कहते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब तक हम बात कर रहे थे अपरदनात्मक कार्यों की। बात अगर आपको समझ में आ गई है अपरदनात्मक कार्यों की, तो मैं आपको अब मैदान पे ले आता हूं। किस पे? मैदान पे ले आता हूं। और मैदान पे लेके आऊंगा तो और बात स्पष्ट हो जाएगी। अब पर्वत तो यहां रह गया, पर्वत तो यहां रह गया और ये हमारा मैदानी भाग है। और अब यहां पर ये जलीय भाग है हमारा। नदी कहां पर? यहां पर भाबर प्रदेश के पास या जलोढ़ पंखों के पास जो है अब किस में प्रवेश कर चुकी हैं? पहली तो युवावस्था थी, पहली युवावस्था थी और अब प्रौढ़ावस्था में, यानी कि अपनी जो वयस्कावस्था है, वयस्क अवस्था भी इसको कहा जाता है, उसमें आ जाती है। जब आ जाती है तो वेग कम हो जाता है और टूल्स जो होते हैं, बड़े टूल्स जो हैं गिरिपदों में रुक जाते हैं और छोटे टूल्स नदी अपने साथ जो है बहाना शुरू करती है। ये अपनी ढाल प्रवणता के अनुसार एक किसी निश्चित मार्ग से जाते हुए ये अंतिम गंतव्य स्थान, यानी कि कई बार तो ये आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा होती है तो ये टिबों में या फिर कहीं पहाड़ी या झील में विसर्जित हो जाती है। लेकिन सामान्यतः बड़ा जो नदी तंत्र होता है वो समुद्रों में निक्षेपित होता है। तो अब नदी क्या करती है कि तराई के बाद ये क्या करती है? एक धारा के रूप में जब चलने लगती है तो साइडों में नदी कुछ जो है वो अपना तलछट जमा करने लगती है, अवसाद जमा करने लगती है। और इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। यानी कि नदी अपना रास्ता खुद बनाती है।
जब खुद बनाती हैं तो फिर साइडों में अपने गहराव के कारण, या फिर मैं ये यूं कहूं कि अपने साथ लाए हुए टूल्स के कारण वो तली का तो क्या करती है, अपर्दन करती है, लेकिन जो पार्श्व होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पर कुछ जो मलबा होता है उसको डिपॉजिट करती जाती है, तो उसको हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई हो। ये निक्षेपित है और रास्ते में कई बार यहाँ जल गर्तिकाएं बनती रहती हैं, जो कि मैंने आपको प्रपात के नीचे अवनमन कुंड के रूप में शुरुआती जो प्रक्रिया होती है उसको जल गर्तिका कहते हैं। तो ये नदी यहाँ भी जल गर्तिकाएं बनाती रहती है। कई बार नदी जो है कई शाखाओं में से ये ऐसे बंटी हुई होती है। जैसे मैं ये यहाँ कहूँ कि तराई से इस तरह से प्राकृतिक तटबंध बनाते हुए आती है वो, और आखिर जाके एक हो जाती है। तो ये बीच में भी वो डिपॉजिट कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कर रही है। इनको मध्यस्थ जलोढ़ कहते हैं, या मध्यस्थ जो निक्षेप होते हैं जलोढ़ के, उनको कहते हैं मध्यस्थ जलोढ़। इसका मतलब ये सारी की सारी शाखाएं एक नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको मध्यस्थ प्राकृतिक तटबंध और इनको पार्श्व प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है। और अब नदी जो होती है वो क्या है कि अलग तरीके से चलने लगती है, क्योंकि नदी का वेग ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो धरातली है या जो नीचा भाग होता है वो सामान्यतः क्या होता है कि एकदम समतल नहीं होता। तो नदी जो होती है वो इस तरह से घुमावदार, यानी घुमावदार चलना शुरू होती है। इस तरह से सर्पिलाकार मियांड्रिंग जो गति है उसकी होने लगती है, क्योंकि जो नदी का सामने वाला भाग है वो कोई कठोर चट्टान से संबंधित है। मान लीजिए यहाँ कठोर चट्टान है, यहाँ पर फिर कठोर चट्टान थी, यहाँ पर कठोर चट्टान है, तो नदी एक घुमावदार रास्ता पकड़ लेती है इस तरह से, है ना। तो इसको कहते हैं नदी विसर्प। क्या कहते हैं? नदी विसर्प। समझ में आ गई होंगी बात। नदी विसर्प जो है यह आपको पक्का याद रखना है कि यह अपर्दनात्मक स्थल रूप है, ना कि निक्षेपात्मक, क्योंकि नदी अपर्दन करती रहती है आगे से आगे। देखिए ध्यान दीजिए इस तरह से, है ना, आगे से आगे अपर्दन करती रहती है, और ये मियांड्रिंग जो अवस्था है वो और ज़्यादा मियांड्रिंग होती जाती है। इसका मतलब नदी जो है वो अपर्दन कार्यों के दौरान जो है नदी विसर्प बनाती हैं। एक बात अगर आपको ध्यान में आए तो थोड़ा ध्यान करना, मैं यहाँ बताता चलूँगा आपको, क्योंकि आरपीएससी ने कई बार पूछा है कि नदी का अपर्दन जो कार्य होता है वो कहाँ अधिक होता है, किनारों पर, मध्यम में, या फिर जो अंतिम अवस्था है वहाँ, या पूर्व अवस्था है वहाँ। तो यहाँ ध्यान ये करना है कि नदी का सर्वाधिक वेग जो होता है वो मझधार में बीच में होता है, और अपर्दन कार्य भी तली के अंदर वहाँ से ज़्यादा होता है। तो नदी का सर्वाधिक जो वेग है या जो अपर्दन कार्य है वो नदी के मध्यम से होता है। तो यहाँ एक शब्द और भी आता है, क्योंकि मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ को स्वतंत्र पढ़ पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कोरोलिस बल में आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा कि रोड जो होते हैं उनके ऊपर जो घुमाव दिए होते हैं, मोड़ दिए होते हैं, वो एक साइड से, यानी कि मैं यूं कहूं कि कोई भी मोड़ अगर आप देखें तो वो जो राइट हैंड है या राइट साइड जो है वो नीचा होता है, राइट साइड नीचा, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको ऊपर उठा के रखते हैं, ताकि हम पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से बच पाएं, यानी विक्षेपण बल से बच पाएं, और हमारा जो भी व्हीकल रहता है वो आसानी से मुड़ जाए। तो ऐसा नदी में भी होता है। जब नदी विसर्प करती है, विसर्प का निर्माण करती है, तो ये क्या करती है कि इसके साथ उल्टा होता है कि ये जो भाग है ना, ये वाला भाग इसका, नदी आगे से आगे काटती जाती है, तो यहाँ तो नीचा होता है और यहाँ पर मिट्टी डिपॉजिट करती जाती है। नदी क्या करती जाती है? मिट्टी का निक्षेपण करती जाती है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये भी एक कोरोलिस बल का प्रभाव है, ये भी एक कोरोलिस बल का प्रभाव है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ये तो उल्टा है। मैंने अभी क्या कहा था कि जो राइट साइड है वो हमेशा नीची होती है, लेफ्ट ऊंची होती है, लेकिन नदी का वेग जो है वो इस तरह से लग रहा है, तो इसकी जो राइट साइड होती है वो हमेशा ऊंची होती है, और जो लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा जो है वो नीची होती है। तो उल्टा इसलिए है कि जो बल लगता है वो यहाँ ज़्यादा लगता है। तो यहाँ नदी क्या करती है? अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थरों को जमा करती रहती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब नदी के अंदर वर्षा जल या अतिरिक्त जल या फिर अपरण नदी के जल के मिल जाने के कारण नदी जो होती है रास्ता अपना सीधा कर लेती है, यानी कि ये जो कटाव या बाधाएं जो थी उनको पार करके नदी सीधी हो जाती है, और ये जो होती हैं ये अलग अलग झीलों के रूप में बच जाती हैं, और नदी अपने दोबारा से प्राकृतिक तटबंध बना के नदी सीधी हो जाती है। तो इनको कहते हैं, जो ये
वोल की तरह, या फिर मैं यूं कहूं कि एक गाय के खुर की जैसी आकृति, इसको कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। कई बार इसको छाड़न या छोड़न, छाड़न का छोड़ने से बना है कि नदी जब अपना रास्ता छोड़ दे तो एक झील बनती है, उसको छाड़न झील या फिर छोड़न झील भी इसको कह देते हैं, गोखुर झील। तो ध्यान यहाँ ये करना है कि आरपीएससी ने बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा है, शायद मुझे लगता है 3 बार आरएस में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसमें ये पूछा गया कि नदी के अपर्दन और निक्षेपात्मक दोनों के सम्मिलित कार्यों का परिणाम है, निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल रूप है जो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों कार्यों का परिणाम है। अब मैंने यहाँ कहा कि नदी विसर्प तो क्या है, अपर्दनात्मक है, और गोखुर झील या छाड़न झील जो है ये छोड़ दी जाती है, इसका मतलब ये निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो इसका मतलब गोखुर झील एक ऐसा मात्र नदी के कार्यों में सम्मिलित एक भू आकृति है जिसको हम अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों स्थल रूपों के रूप में परिभाषित करते हैं। ये आरएस 1996 में पूछा जा चुका है, बाद में 2 बार और रिपीट हुआ है। तो गोखुर झील आप समझ गए होंगे। अब नदी का क्या है कि धीरे धीरे जो है वो आगे पानी जो होता है या गति मंद पड़ जाती है प्रौढ़ावस्था शुरू होने से पहले। तो प्रौढ़ावस्था की अंतिम चरण में, या मैं यूं कहूं कि जो वृद्धावस्था है उसके प्रारंभिक चरण में, यहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है कि नदी का पानी दूर तक फैल जाता है और कई कई दिनों तक वो पानी खड़ा रहता है। तो इससे निर्माण होता है बाढ़ का मैदान। क्या? बाढ़ का मैदान। दोबारा ध्यान कर लेना इस बात पे, मैंने कहा ये बाढ़ का मैदान है और ये गोखुर झील है। अब नदी क्या है कि नदी अब अपने वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी है, गति बहुत क्षीण हो चुकी है, बहुत ही कमजोर हो चुकी है, और नदी जो है तट के ऊपर आकर अनेक जो है शाखाओं में वितरित हो जाती है। क्या? अनेक शाखाओं में वितरित होकर ये गिरने लगती हैं। तो अपने साथ जो लाया गया टूल्स बचा खचा जो भी है वो इस तरह से डेल्टाकार आकृति में निक्षेपित करती हुई जाती है, यानी इस तरह से। तो इसको सबसे पहले यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने इसको डेल्टा कहा था। डेल्टा के रूप में परिभाषा देने वाला कौन था? हेरोडोटस ने इसे डेल्टा कहा था। ये त्रिभुजाकार आकृति है जो सामान्यतः जगह जगह जो है वो बन जाती है। ये नदी जब समुद्रों में विसर्जित होती है तो वृद्धावस्था की प्रारंभिक निशानियों के तौर पे होती है, और जो वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था होती है उसकी अंतिम निशानी होती है बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान होता है। तो इसको हमने क्या कहा? डेल्टा। अब डेल्टा जो है उसमें भी 2-4 रूप हैं जो मैं आपको बता दूं कि डेल्टा के ऊपर वाला जो भाग है ना, इस तरह से, अब शायद आप अच्छी तरह से समझ पाओगे इस चीज को। ये जो ऊपर वाला भाग है डेल्टा का, इससे कोई डेल्टा और जुड़ा हो सकता है, इसको तो कहते हैं चार। क्या कहते हैं? चार, जो सामान्यतः खेती के काम आता है। यहां अक्सर जो है वो जूट की या चावल की कृषियां की जाती हैं, और नदी के ये तिरछे यानी डेल्टा के ये तिरछे जो भाग होते हैं और यहां से कोई नदी बहती है, इस तरह से कोई डेल्टा यहां और बना होता है। ये इसका चार है और इसका ये ढाल है और नदी यहां के बीच में से निकल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बील कहते हैं। दोबारा ध्यान करना, ये तिरछा ढाल होता है, इसको बील कहते हैं। ये भी कृषि के काम आता है, लेकिन जब नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है या समंदर तल का जो उत्थान है वो हो जाता है, या फिर जो धरातल है उसका पतन हो जाता है या अवतलन हो जाता है, या फिर वर्षा जल में परिवर्तन हो जाने के कारण नदी के ये भाग जो होते हैं तिरछे वाले बील भाग, वो सामान्यतः डूब जाते हैं। जैसे अक्सर हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जो नाली है या जिसको हम गग्गर नदी कहते हैं, ये डेड रिवर के तौर पे जानते हैं, तो इसका जो पेटा है वो अक्सर फसलों को डुबो देता है, हालांकि इसमें खेती की जाती है। उसी तरीके से जो ये बील होते हैं, ये भी ज़्यादा पानी आ जाने से, भराव की स्थिति से, तो ये फसलों के किनारे जो है वो डूब जाते हैं, और बाकी चार जो होते हैं वो कभी नहीं डूबते क्योंकि ये ऊपर होते हैं। अब साथियों, ये बात तो थी हमारे अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूपों की। अब बात हम करेंगे कि ये तो नॉर्मल बात हुई, दोबारा फिर दोहरा रहा हूं मैं कि निक्षेपात्मक स्थल रूपों में दोबारा जलोढ़ पंख,
जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, और फिर बात आती है गोखुर झील की या छाड़न झील की। यह अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों हैं। फिर बात आती है चार, बील और जो आपके डेल्टा है, लेकिन डेल्टाओं के समूह को कई बार डेल्टा पंख कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डेल्टा पंख कह देते हैं। अब डेल्टाओं का विस्तृत समूह हो जाए, जिसमें अगर वर्धमान डेल्टा के तौर पे या प्रगतिशील डेल्टा के तौर पे अगर हम परिभाषा दें तो सबसे उत्तम परिभाषा हो सकती है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्धमान और सबसे बड़ा डेल्टा है, जो मैंग्रोव वनस्पति का केंद्र है। मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वनों का केंद्र है। तो बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब जो बात आती है वो आती है कि मैं अंतिम इस नदी के चक्कर की अवस्था को समझा रहा हूँ कि ये तो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप थे। अब इसकी अंतिम जो अवस्था है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। यहां पर पर्वत था और यहां पर नीचा स्थान और ये सागर था। मैंने सेलिसबरी के कथन को दोबारा दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि नदियों का प्रमुख कार्य है कि वो अपना पर्वतों को नदी तक लेकर जाना उनके मुख्य कार्यों में से शुमार होता है। तो अब देखिए, ये पर्वत जब कट जाता है, ध्यान करना इस बात पे, कट के और यहां निक्षेपित होकर यहां आ जाता है। इसका मतलब ये एक नदी निर्मित मैदान है जिसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान कहते हैं। यहां एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने बारी बारी पूछी है। तो पर्वत जो कट जाते हैं तो इसका मतलब है कि वृद्धावस्था की अंतिम निशानी के तौर पे यहां पर अब मेन इसका सरफेस या धरातल ये आधार ये हो गया। तो इसको हम कहते हैं समप्राय मैदान। क्या कहते हैं? समप्राय मैदान। समप्राय मैदान, ध्यान आपको ये रखना है कि ये अपरदनात्मक है। क्या है? अपरदनात्मक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम कहेंगे अपरदनात्मक मैदान, ये समप्राय मैदान है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी पलक जो होते हैं इन पर्वतों के बीच में इस तरह से खड़े रह जाते हैं, बचे खुचे रह जाते हैं, क्योंकि ये कट नहीं पाते। तो उसको डेविस ने मोनेडानाक कहा था। दोबारा ध्यान करना, क्या कहा? मोनेडानाक कहा था। किसने? डेविस ने। डेविस ने अपने अपर्दन चक्कर में समप्राय मैदान के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था जिसको पेनी प्लेन शब्द कहा था। यानी कि पेनी प्लेन जो है वो समप्राय मैदान है और अपरदनात्मक है। ये ध्यान कर लेना। आरपीएससी ने पूछा है कि नदी अपर्दन चक्र की अंतिम जो सतला करती है वो समप्राय मैदान है बची हुई, और जो बीच में पलक बच गए हैं गोल गुंडाकार शिवलिंग जैसी आकृति को, इसमें हम इसको मोनेडानाक कह रहे हैं। दोबारा ध्यान देना इस बात को कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये सेम आकृतियां अगर मरुस्थल में रह जाए, ज्वालामुखी पलक या कठोर चट्टानें इस तरह से गोल शिवलिंग जैसी आकृति के रह जाएं तो उनको इंसेल वर्ग कहा जाता है। और अगर ये हिमनदों में ज्वालामुखी पलक रह जाए तो उनको नूनाटक कहते हैं। दोबारा ध्यान देना, नूनाटक बहुत बार पूछा गया है। तो सेम ऐसी आकृति होती है कि ये अंतिम आउटवाश पैलेन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ग्लेशियर्स में, उसमें इसको हम कहेंगे नूनाटक। और अगर मरुस्थल में है तो इंसेल वर्ग कहेंगे या दीपा भंगरी इसको कह दिया जाता है। तो डेविस ने, ध्यान करना इसमें, ये लिख लेना बात, डेविस ने इसको पेनी प्लेन कहा, पेनी प्लेन कहा। और इसी को ही क्रिकमे ने पेडी प्लेन कहा, और इसी को ही लॉसन ने पेन फेन कहा। और ये जो शब्द हैं वो आप थोड़ा बांध लेंगे अपने साथ। इन शब्दों को हम कह सकते हैं अपरदनात्मक हैं। ये तो रही बात हमारे स्थल रूपों की, जो आपको बखूबी से याद हो गए होंगे। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर कोई आप जैसा साथी तैयारी कर रहा है तो निश्चित तौर से वीडियो को शेयर कर देना, अगर आप उचित समझो तो, और नहीं समझो तो कोई बात नहीं है। अब अगली जो बात आती है, ये तो हमारे अब तक के प्रोसेस थे, लेकिन अब जो बातें हैं वो समझने की और गजब की हैं। और ये चीज़ें जो है आपको किताबों में बहुत कम मिलेंगी। और